बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और जैसा कि हम और आप एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग पढ़ रहे हैं, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग का बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ रिलेशन। और जब वो रिलेशन हम पढ़ेंगे तो उससे आगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना डिले किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर डिस्कशन। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आज हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जे का रिलेशन मोमेंट ऑफ फोर्स यानी बल आघूर्ण, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके साथ। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले के वीडियोस में कि एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग जिसे हम जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं एल से भी दिखाते हैं। तो J इज इक्वल टू हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर R क्रॉस लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग P। J इज इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है R और P का यानी सदिश गुणन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? J और टाउ के बीच रिलेशन निकालना है। इस रिलेशन को निकालने के लिए J इज इक्वल टू R क्रॉस P जो रिलेशन आया है, इसको दोनों तरफ बोथ साइड हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम t डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इस रिलेशन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d ऑफ वेक्टर j डिवाइडेड बाई डी टी लेफ्ट साइड में आ जाएगा और राइट साइड में क्या बनेगा? d बाई डी टी ऑफ किसका? r क्रॉस p। दोनों साइड हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन हम राइट साइड में ओपन करेंगे इस वेक्टर को, जो ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे जहां r क्रॉस p है। तो ओपन कैसे होगा? पहले r वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? d बाय डी टी ऑफ पोजीशन वेक्टर r क्रॉस, है ना। अब इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा किसका? वेक्टर p का यानी लीनियर मोमेंटम प्लस, है ना, R क्रॉस D बाय डी टी ऑफ वेक्टर P, है ना। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सिंपल जो फॉर्मूला लगाते हैं, जहाँ पे आप स्केलर्स के लिए भी लगाते थे। मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, है ना, f1 f2, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से कुछ हमने वेक्टर्स के लिए लगाया है। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद होगा जो डिफ्रेंशिएशन का, जहाँ पे दो फंक्शंस f1 और f2 का प्रोडक्ट होता है, वहाँ हम इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया, इसे हमने वेक्टर के केस में जो यूज़ होता है वो हमने किया है। तो वेक्टर के केस में जब आपने यूज़ किया फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? देखिए, r क्रॉस p था, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इससे क्या बन गया? dr बाई डी टी क्रॉस p, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए क्रॉस, प्लस ये वेक्टर क्रॉस इसका डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस सेकेंड फंक्शन है, प्लस सेकेंड फंक्शन क्रॉस डिफ्रेंशिएशन प्लस, फिर से बोल देती हूँ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्रॉस सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन क्रॉस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फॉर्मूला हमने इस पे लगा दिया है। तो इस तरीके से r क्रॉस p को जब हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा dr बाई डी टी क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp बाई डी टी। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन, यहाँ हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है, यानी आर पहले है तो दोनों जगह हमने आर को पहले रखा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर की वैल्यू होती है। हम पी को इधर नहीं लिखेंगे ला करके, है ना, जैसे जहाँ पे वेक्टर नहीं होता वहाँ हम ऑर्डर बदल लेते हैं, तो यहाँ हम ऑर्डर नहीं बदलेंगे। अब इसमें देखिए जो डी आर बाई डी टी है ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा, इसकी जगह आप v लिख सकते हैं, यानी अब ये क्या बन जाएगा, वेक्टर v क्रॉस ऑफ वेक्टर p, ठीक है, प्लस पोजीशन वेक्टर r क्रॉस। अच्छा, dp बाई dt जो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है वो क्या कहता है, dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स f, है ना, तो dp बाई dt की जगह हम लिख सकते हैं f, तो dp बाई dt की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे फोर्स F, ठीक है। और आप पहचान गए होंगे क्योंकि आपने जरूर इसी चैनल पर जो वीडियो आपको अवेलेबल है टॉर्क का, बल आघूर्ण का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो वहां आपने पढ़ा था R क्रॉस F इज इक्वल टू टाउ, यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण होता है, तो इसकी जगह तो हम टाउ लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आ जाएगा टाउ, प्लस यहाँ पे आएगा जीरो। क्यों जीरो आएगा, v क्रॉस p जीरो क्यों हो गया, ये जीरो ऐसे हो जाता है कि v क्रॉस p इज इक्वल टू क्या होगा, v क्रॉस p क्या है, लीनियर मोमेंटम, यानी mv, है ना, मास में डायरेक्शन नहीं होती, v में डायरेक्शन होती है। अब मास तो वैल्यू मैग्नीट्यूड है, इसको अगर हम बाहर लिख लें तो v क्रॉस v, और उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो ये जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी आपने वीडियो पढ़ा होगा, इसी चैनल पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप कहते हैं a क्रॉस b निकालना है आपको, तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या आता है, ए बी साइन थीटा, और अगर ए बी सेम डायरेक्शन में है तो थीटा जीरो हो जाएगा, यानी साइन थीटा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v और v सेम डायरेक्शन में है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इस टर्म के जीरो हो जाने की वजह से यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने निकाला है डी जे बाय डी टी, वो क्या आ जाएगा, टाउ वेक्टर के बराबर, क्योंकि प्लस जीरो है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे टाउ, यानी डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। जे का जो टाउ के साथ रिलेशन आया है, यानी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क के साथ जो रिलेशन आया वो है डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था J इज इक्वल टू R क्रॉस P से, और ये रिलेशन हमारा निकल गया एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ, कोणीय संवेग का बल आघूर्ण के साथ। इसे आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, और वो तरीका क्या है, एक रिलेशन हम लोगों ने अभी निकाला, इसी चैनल पर वीडियो आपने मेरे साथ पढ़ा है, जहां आपने निकाला था J इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के साथ रिलेशन। अब अगर आप देखें टाइम के साथ बदल कौन रहा है यहाँ पे, तो टाइम के साथ J बदलेगा और ओमेगा बदलेगा, लेकिन आई टाइम के साथ नहीं बदलता है। अब इसमें अगर आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डी जे बाई डी टी दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट किया, अवकलन किया, है ना, यहाँ भी हम दोनों तरफ अवकलन ही कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा दूसरी साइड d बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा। अब जैसे आप डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला लगाते हैं, मान लीजिए फॉर्मूला हम ले रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट c इंटू फंक्शन f, ठीक है, c इज द कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएट आप किसको करते हैं, फंक्शन f को, है ना। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को जब हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए तो हमें आगे का रिजल्ट मिलता है। और वो फॉर्मूला क्या है, हमने कहा आई जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो आई कांस्टेंट हो गया, ठीक है, जैसे सी कांस्टेंट था तो आई बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
कोणीय वेग परिवर्तन की जो दर है वो एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कोणीय त्वरण के बराबर होगा, जिसे आप अल्फा से लिखते हैं। ये अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। तो यहाँ आया dj बाय dt इज इक्वल टू आई अल्फा। और जो आपने टॉर्क यानी बल आघूर्ण का जो वीडियो मैंने शेयर किया है इसी चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, तो वहाँ आपने देखा कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई अल्फा की जगह आ जाएगा टाउ। अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा याद रखना भी बहुत आसान है। यहाँ ट्रिक भी एक बता देती हूँ कि लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल में वही काम टॉर्क करता है। तो लीनियर में हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम ए। लीनियर में F की जगह रोटेशनल में टॉर्क होता है। लीनियर में लीनियर एक्सीलरेशन की जगह यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। लीनियर में मास जो काम करता है यानी इनर्शिया, जड़त्व, वही रोटेशनल में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे F इज इक्वल टू एम ए, वैसे ही हम यहाँ रोटेशनल में क्या लिखते हैं? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो आई अल्फा की जगह हमें टाउ मिल जाएगा और ये वो रिलेशन आ गया dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क के साथ रिलेशन। तो दो तरीके से हम लोगों ने इसे निकाल लिया। लास्ट में जो रिजल्ट हमें मिला दोनों ही केस में वो क्या मिलता है? dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग परिवर्तन की जो समय दर है वो किसके बराबर आती है? टॉर्क यानी बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर आती है। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताते हैं। ठीक है, जैसे आप लीनियर मोशन में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, तो आपको याद होगा इसी चैनल पे आपने पढ़ा है कि वहाँ हम क्या कहते हैं? वहाँ कहते हैं dp बाय dt यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एफ, है ना? ये रिलेशन आया। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं लीनियर मोशन में फोर्स जो काम करता है वो रोटेशनल में टॉर्क करता है, और लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम काम करता है वो रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम काम करता है। तो इस रिलेशन का जो लीनियर मोशन में था ये रिलेशन, उसके इक्विवेलेंट रोटेशनल मोशन में ये रिलेशन हमें मिल गया। P की जगह J लिख लिया हमने और F की जगह हमने टाउ लिख लिया और रिलेशन हमें मिल जाता है। हालांकि हमने इसको यहाँ पे पूरा डिराइव करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप क्या कहते थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो ये P कांस्टेंट रहता है, P इज कंजर्व्ड। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 यानी कोई बाह्य बल सिस्टम पर अगर नहीं लगता तो उसका लीनियर मोमेंटम P यानी कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। F 0 है तो P कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है। P 0 नहीं कहेंगे आप, P कांस्टेंट रहता है यानी P में कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना? अगर F 0 है तो P में कोई भी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बल आघूर्ण आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो F था वो बाह्य बल था। इस रिलेशन में टाउ क्या है? बाह्य बल आघूर्ण है, एक्सटर्नल टॉर्क है। तो अगर सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, टाउ अगर 0 हो जाए तो इस रिलेशन में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इफ टाउ इज 0 तो dj बाय dt इज इक्वल टू 0 आएगा। और डिफ्रेंशिएशन से, अवकलन से आप जानते हैं कि अगर किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो ये जो टर्म है वो कांस्टेंट होता है। एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो चूंकि j का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, किस केस में? जबकि एक्सटर्नल टॉर्क, बाह्य बलाघूर्ण 0 है। तो जब ये डिफरेंशिएशन 0 होगा तो j कांस्टेंट हो जाएगा, यानी j इज इक्वल टू कांस्टेंट। j मतलब
एंगुलर मोमेंटम, यानी आप कह सकते हैं कि अगर सिस्टम पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य है तो उस सिस्टम का कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इफ द टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम is zero, then its angular momentum remains conserved. angular momentum यानी कोणीय संवेग, ठीक है, जो चेंज नहीं होता। यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अनचेंज्ड रहेगा। ये कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, जिसे हमने यहाँ पे फुल नोट्स में भी आपको दिया हुआ है। तो आइए हम आपको नोट्स की तरफ भी ले चलते हैं। और ये देखिए J इज इक्वल टू आई ओमेगा, हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हम लोगों ने किया बल आघूर्ण और कोणीय संवेग का संबंध, यानी dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ। टाउ क्या है? टाउ है आपका टॉर्क यानी मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, और j क्या है आपका? j है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया है। यहाँ आपको नोट्स में दे रही हूँ, जो किया आपने मेरे साथ अभी। J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और J इज इक्वल टू आर क्रॉस पी जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं मेरे साथ। अब इस रिलेशन को बोथ साइड हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों तरफ अवकलन किया, तो दोनों तरफ अवकलन करना डिटेल में मैंने सिखाया है। जैसे ही अवकलन करेंगे ये टर्म हमें मिलेंगे, फिर dr बाई dt को हम v लिख लेंगे और dp बाई dt को हम f लिख लेंगे। ये r क्रॉस f आपका टॉर्क बन जाएगा, बल आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स, और v क्रॉस p जीरो आ जाएगा। जो कैसे जीरो आया वो मैंने आपको बता दिया है। यानी हमें यहाँ क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा dj बाई dt इज इक्वल टू टाउ। इसी को हम लोगों ने दूसरे मेथड से भी किया था, j इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये रिलेशन भी आप मेरे साथ इसी चैनल पर डिराइव कर चुके हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब इस रिलेशन J इज इक्वल टू आई ओमेगा को बोथ साइड हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो J और ओमेगा टाइम के साथ बदलता है, लेकिन I जो है टाइम के साथ बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके जब J इज इक्वल टू आई ओमेगा को बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I चूंकि टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये बाहर लिख लिया जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? dj बाई dt इज इक्वल टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग परिवर्तन की दर है, और कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या देगा? एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण, जिसे अल्फा से लिखेंगे। तो डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की जगह, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह हम अल्फा लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की जगह हम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? dj बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा। और आप पढ़ चुके हैं हमारे साथी कि आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क टाउ होता है, टाउ यानी कि बल आघूर्ण। तो जैसे ही आई अल्फा की जगह हम टाउ लिखेंगे, हमें रिलेशन मिल जाएगा dj बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल आघूर्ण के बराबर होता है। और अब इसी रिलेशन को यूज करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी about an axis remains constant if no external torque is applied। यानी अगर टाउ जीरो है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है
कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। घूर्णन गति करते एक पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि इस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे। तो फ्रेंड्स, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसे अगर हमें प्रूव करना हो तो हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, अभी आपने सीखा भी मेरे साथ। यहाँ उसका नोट्स है, देखिए रिलेशन हम लोगों ने निकाला dj बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। इफ टाउ इज इक्वल टू 0, ये 0 है तो dj बाई डी टी भी 0 हो जाएगा, है ना। राइट साइड 0 तो लेफ्ट साइड भी 0 आएगा। और dj बाई डी टी 0 कब आएगा, जबकि j कांस्टेंट हो, है ना। किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन, किसी स्थिर जो टर्म है, पद है, उसका अवकलन 0 आता है। तो अगर इसका अवकलन 0 है, डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा, यानी j कांस्टेंट। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी अनचेंज्ड रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फ्रेंड्स, अभी हमें पढ़ना बाकी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो सकते हैं, अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग के बारे में इतना ही। कोणीय संवेग के बारे में आगे की जानकारी के लिए आगे के सत्र में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।